चलिए बेटा, आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं हम सभी। आज के लेक्चर में हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करना है, क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। देयर आर थ्री सप्लायर ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। देयर आर थ्री सप्लायर्स ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। लाभा बताइए कौन कौन है वो थ्री सप्लायर्स? सेंट्रल बैंक, गवर्नमेंट एंड कमर्शियल बैंक। बिल्कुल सही, सेंट्रल बैंक। हाउ सेंट्रल बैंक सप्लाई मनी इन द इकोनॉमी? Central bank is the note issuing authority. नोट इशूइंग अथॉरिटी। एंड कितनी पावर है इसके पास नोट इशू करने की? Unlimited. अनलिमिटेड लीगल टेंडर। और उसको प्रोपोर्शनेट रिजर्व बनाना होता है या मिनिमम रिजर्व सिस्टम फॉलो करना? Minimum reserve system. ठीक है। कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था बिटकॉइन के ऊपर, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। तो मैंने देखा कि बिटकॉइन की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ी है कोरोना पीरियड में। कोरोना पीरियड में जो डॉलर है, रुपी है, यूरो है, येन है या फिर पाउंड है, इन सभी करेंसी के ऊपर लोगों का विश्वास घटा है, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ज्यादा हुई, ऑनलाइन सब कुछ हुआ। दूसरा ना, कोरोना पीरियड में सरकार ने घाटा पूरा करने के लिए सेंट्रल बैंक पे दबाव बनाया। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंटायर वर्ल्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट्स ऑफ वेरियस कंट्रीज इन द इंटायर वर्ल्ड forced their central bank to print more and more paper notes. Even in the USA, Federal Bank was under pressure to print more and more paper notes. गवर्नमेंट को पता है कि घाटा लगा है, गवर्नमेंट को ये भी पता है कि वो खुद भी घाटे में है, उसको ये पता है व्यापारी भी घाटे में है। तो ना, सिचुएशन को नॉर्मल दिखाने के लिए दिखावा किया जा रहा है। सिचुएशन को नॉर्मल दिखाने के लिए क्या दिखावा किया गया? बहुत सारे नोट छाप के मनी सप्लाई बढ़ा दी, बहुत सारे नोट छापे गए, बहुत सारे नोट छापे गए, ठीक है, और अंधाधुंध मनी सप्लाई बढ़ाई गई। इससे कहीं ना कहीं करेंसी के ऊपर लोगों का विश्वास कम होता है कि ये तो नंबर्स है और जो अपनी मर्जी से घटाए बढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। सेंट्रल बैंक जो है वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर एंजॉय करता है। अनलिमिटेड लीगल टेंडर का मतलब है कितनी भी सप्लाई कर सकता है मनी की, कितनी भी। और इसको एक मिनिमम रिजर्व रखना होता है, मिनिमम रिजर्व जो बहुत ही कम है, बहुत ही कम। शायद मैं कहूंगा कि अगर हम एक समुद्र में से बाल्टी जितना पानी निकाले, बस उतना ही रिजर्व उसको बनाना है, और बाकी समुद्र जितना पानी वो सप्लाई कर सकते हैं। मतलब एक बाल्टी जितना रिजर्व बनाकर, और वो सी में जितना वाटर है उतनी सप्लाई कर सकते हैं। कितना रिजर्व था याद करना मनी वाले चैप्टर में? 200 करोड़। 200 crore. बताओ, 200 करोड़ का रिजर्व, और उससे पता नहीं 20 लाख करोड़ या 20 अरब करोड़ कितना नोट ये सप्लाई कर चुके इकोनॉमी। ठीक है, मैंने छोटा ही अमाउंट बोला है, बहुत छोटी बात बोली है, ठीक। तो इसलिए सेंट्रल बैंक इज द प्रिंसिपल सप्लायर ऑफ मनी। सेंट्रल गवर्नमेंट इज आल्सो सप्लायर ऑफ मनी। इट इशू ₹1 note and coin of all denomination. पेपर नोट तो ₹1 का इश्यू करती है, एंड कोयंस ऑफ ऑल डेनोमिनेशन। डेनोमिनेशन का मतलब क्या होता है? फेस वैल्यू। चलिए, उसके बाद आता है तीसरा सप्लायर, कमर्शियल बैंक, जो आज का हमारा टॉपिक है। हाउ दिस कमर्शियल बैंक सप्लाई मनी इन द इकोनॉमी? How these commercial banks supply money in the economy? That's quite interesting. ना ये नोट इशू करते हैं, ना ये कॉइन इशू करते हैं, फिर भी सप्लाई कर देते हैं। क्या जादू टोना करते हैं? तो उस जादू टोने का नाम है क्रेडिट क्रिएशन। इसको हम डिस्कस कर चुके इन द चैप्टर ऑफ मनी। यहां पर भी थोड़ा सा कर लिया था सेंट्रल बैंक के फंक्शन। इसको हम मनी वाले चैप्टर में डिस्कस कर चुके, ये बाकी पड़ा है क्रेडिट क्रिएशन। इसको आज हम डिस्कस करते हैं। चलिए, पहले इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए जो मनी बहुत जरूरी है उसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं।
किसी भी पर्सन की इनकम है वो उसके दो काम कर सकता है, बताओ क्या? Saving and investment. सेविंग या इन्वेस्टमेंट? नो, थोड़ा सा गलत। सेविंग तो लिख देता हूं मैं, और आप अपनी इनकम को या तो सेव करोगे या Sale and purchase. Expenditure. हाँ जी, Expenditure. एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन प्लस सेव। हाउस होल्ड की अगर बात करूं तो पार्टिकुलरली हाउस होल्ड क्या करते हैं, अपनी इनकम को या तो कंजम्पशन पे खर्च कर देते हैं या सेव कर देते हैं। जितना ये कंजम्पशन करेंगे ज्यादा कंजम्पशन होगा, जितना ज्यादा इकोनॉमी को गति मिलेगी उतनी ज्यादा, बूस्टअप मिलता रहेगा उतना ज्यादा। यानी लोग खर्चीले जितने होंगे उतना ही मनी का फ्लो घटेगा या बढ़ेगा? बताओ। जितना लोग खर्चीले ज्यादा होंगे उतना ही फ्लो ऑफ मनी क्या होगा? Increase. Increase. इंक्रीज। यस, इट इज अ ट्रूथ, साइंटिफिकली अप्रूव्ड है ये, एंड ऑब्जर्व भी किया गया है। अब आते हैं दो टाइप की इकोनॉमीज की तरफ। एक वे इकोनॉमी जहां के लोग खर्चीले हैं, यूरोप, यूएसए, यहाँ के लोग बहुत खर्चीले हैं। यहाँ के प्रेसिडेंट खड़े होकर डांटते हैं, कहते हैं कि कैसे हो तुम, सेव नहीं कर सकते? लुक एट द एशियंस, हाउ मच दे सेव इवन 40 to 50% ऑफ देयर इनकम ऑन एन एवरेज। जबकि वो दुनिया के अंदर विकसित देशों में नहीं आते, तब भी वो अपनी इनकम का 40 से 50% ऑन एन एवरेज सेव कर लेते हैं। ठीक है, ऑन एन एवरेज का मतलब किसी ने 10% सेव किया, किसी ने 80% सेव किया, ऑन एन एवरेज 40, 50, 45% सेव कर दिया। तो एग्रीगेट सेविंग बहुत अच्छी है इन कंट्रीज की, चाइना की, इंडिया की। जबकि यूरोप और यूएसए खर्चीले देश, यहाँ पे लोग क्या करते हैं, जितना कमाते हैं शाम को खर्च कर देते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ के लोग पार्टी, मस्ती, इंजॉयमेंट पूरा करते हैं, वर्क कल्चर है, खूब काम करते हैं और खूब पैसे फूंकते हैं। तो इन इकोनॉमी में जान रहती है किसकी वजह से? कंजम्पशन की वजह से। और कंजम्पशन जितना ज्यादा होता है, फ्लो ऑफ मनी बढ़ता जाता है। एक ने कुछ कमाया, उसने अपने घर में नहीं रखा, खर्च दिया, मार्केट में चला गया पैसा। जिसने कमाया उसने भी नहीं रखा, उसने भी खर्च दिया, मार्केट में चला गया। जो जो कमा रहा है वो खर्चता जा रहा है, मार्केट में पैसा घूमता जा रहा है, घूम 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 खूब घूम रहा है पैसा। ठीक है, और ये पैसा खूब घूमने की वजह से इकोनॉमी जो है उसमें बूस्ट अप आ जाता है। अब सपोज कीजिए हमारे इंडिया के लोग महीने में कितनी बार आउटिंग पे जाते हैं, कितनी बार बाहर का होटल का खाना खाते हैं? तो सर्वे कहता है कि वो महीने में 2 बार बाहर का खाना ऑन एन एवरेज खाते हैं। ठीक है, अमेरिका के लोग ऑन एन एवरेज 100 टाइम्स महीने में बाहर का खाना खाते हैं। ठीक है, तो देखिए कहाँ पर खर्चा हो रहा है खुल के, कहाँ पर मार्केट में पैसा बरस रहा है खुल के, कहाँ पर होटल खोलने का फायदा है, कहाँ पर स्विमिंग पूल खोलने का फायदा है, सिनेमा हॉल खोलने का फायदा है, डिज्नी लैंड खोलने का फायदा है, एंटरटेनमेंट पार्क, कॉलेज, एकेडमी, स्कूल, हॉस्पिटल। अमेरिका में लोग चंगे भले होते हैं ना, तो अभी हॉस्पिटल में जाके पड़ जाते, कहते हैं ना एंजाइटी हो गया है, अच्छा सा नहीं लग रहा आज। ठीक है, डॉक्टर से मिलने ही चले जाते हैं। तो पैसा बहुत है वहां पे, खर्चते बहुत है, खर्चते हैं कमाते हैं, खर्चते कमाते हैं, फ्लो बहुत ज्यादा है। हमारे देश की प्रॉब्लम क्या है? सेविंग बहुत करते हैं। लेकिन ये अभी तो सर आप तारीफ कर रहे थे कि एशियंस इतनी सेविंग करते हैं, ये ना देखो एक कमी है। शॉर्ट रन में से इकोनॉमी डाउन हो जाती है, शॉर्ट रन में से इकोनॉमी डाउन हो जाती है, क्योंकि ना पैसा रुक जाता है, ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, इट ब्लॉक द मनी इन शॉर्ट रन। इससे पैसा ना शॉर्ट रन में ब्लॉक हो जाता है बेटा।
तो दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। हालांकि फिर लॉन्ग रन में ये पैसा बाहर निकल के आता है, सेव किया हुआ पैसा, सेव किया 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 किया, कभी तो बाहर निकलेगा ही। ठीक है, जब वो बाहर निकलता है तो फिर भारी इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास भारी पैसा है। यू हैव गुड अमाउंट ऑफ कैपिटल टू स्टार्ट अ फैक्ट्री, यू हैव गुड अमाउंट ऑफ कैपिटल टू स्टार्ट बिग वेंचर्स। वो पैसा सेव किया हुआ काम आता है। भारतीयों को आदत है सेव करने की। उत्तर भारतीय ज्यादा सेव करते हैं, दक्षिण भारतीय ज्यादा सेव करते हैं। अब इसके ऊपर भी आता है साउथ इंडियंस। साउथ इंडियंस बहुत सेव करते हैं। अभी अब मेरे जो रिलेटिव है वो काफी साउथ इंडिया में रहते हैं, तो दे टेल कि हमारे यहाँ मेड जो है, मेड घर में काम करने वाली, वो भी अपनी बेटी की शादी में 2 किलो सोना देती है। 2 kg, यानी कि अप्रोक्सीमेट 1 करोड़ रुपए का सोना हो गया। कहते हैं कि मेड वहां पर एक जो नॉर्मल बिल्कुल ही लो इनकम ग्रुप में आ जाती है, वो भी 2 किलो सोना देती है अपनी बेटी की शादी में। चाहे 4 बेटियां तो चारों की शादी में 2-2 किलो देगी। ठीक है, मतलब इतना सेव करते हैं वो, और वो सेविंग जो है वो फिर गोल्ड के रूप में वो ले आते हैं। अब देखो यहाँ गड़बड़ हो, जिन्होंने सेव किया वो अगर फैक्ट्री लगाते तो दिक्कत नहीं थी, सेव किया उससे घर बना लेते तो दिक्कत नहीं थी, सेव किया उसको गोल्ड के फॉर्म में रख रखा है, और वो गोल्ड इधर से उधर घूमने जा रहा है। क्या काम आता है? आई कांट अंडरस्टैंड गोल्ड काम क्या? आज के मॉडर्न वर्ल्ड में आपने कितना सोना पहन रखा है तीनों में से? ठीक है, क्या काम आता है ये सोना? क्या प्रोडक्टिव यूज है उसका? मेरे को ये समझ में नहीं आता। हाँ, ये इलेक्ट्रिसिटी काम आती है, समझ में आता है। लैपटॉप खरीद रखा है, ये प्रोडक्टिव यूज हो रहा है। फर्नीचर जिसपे आप बैठे हो प्रोडक्टिव यूज है। बुक आपने खरीद रखी है, प्रोडक्टिव यूज है। स्पेक्स भी प्रोडक्टिव है। ये गोल्ड क्या प्रोडक्टिव है? सजावटी है, बकवास चीज है। गोल्ड के इंपोर्ट पे रोक लगा देनी चाहिए। अगर एक अच्छा इकोनॉमिस्ट आए तो उसे गोल्ड पर हैवी स्टाम्प ड्यूटी लगा देनी चाहिए, उसके गोल्ड के ऊपर हैवी कस्टम ड्यूटी लगा देनी चाहिए। इतना भारी गोल्ड के ऊपर टैक्स होना चाहिए कि लोग डरे गोल्ड खरीदने से। गोल्ड कोई काम नहीं, ठीक है, इससे ब्लॉक हो जाता है मन। और ये भारतीयों की गंदी आदत है, पैसा सेव कर करके गोल्ड में कन्वर्ट कर, और उसको और कन्वर्ट किए जाएंगे, और सोना और पैसा, और सोना और पैसा ना, ये काम नहीं आता। अगर उस सेविंग को वो इन्वेस्ट कर दे, अगर सेविंग इन्वेस्ट कर दे तो दैट इज बेटर। इफ सेविंग is converted into investment, it will boost up the economy. लेकिन अगर वो सेविंग गोल्ड में कन्वर्ट हो जाए, मैं गोल्ड को अनप्रोडक्टिव एसेट बोल रहा हूं, कोई काम की नहीं होती, बकवास होती है। मेरा बस चले पूरे विश्व का सोना उठा के समुद्र में फेंकवा दूं मैं। ये गोल्ड जो है, इससे सत्यानाश होता है। किसका सत्यानाश होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ का, इकोनॉमिक मूवमेंट्स का, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का। शादियों पे भारतीय बहुत खर्च करते हैं। इंडियंस को आदत है पहले सेव करे जाएंगे और फिर जब बच्चों की शादी होती है तो सारा उड़ेल देते हैं। ठीक है, लेकिन उससे इकोनॉमी को बड़ी बूस्टअप मिलता है। बूस्टअप क्यों मिलता है? उससे मार्केट में बाहर आ जाती है। कितना बैंड बाजे वाले को देते हो आप, कितना कैटरिंग पे खर्चा होता है, कितना कपड़ों पे होता है, घर की रिपेयरिंग कराते हो आप, घर में एसी लेके आते हो, बहुत सारा खर्च करते हैं, जिससे ना इकोनॉमी बूस्ट हो जाती है। तभी तो कहते हैं ना, इंडिया में पूरे साल का बिजनेस एक तरफ है और नवंबर और अक्टूबर का बिजनेस एक तरफ है, क्योंकि नवंबर में भारी शादियां होती है और उसकी शॉपिंग अक्टूबर और नवंबर में होती है। ठीक है, तो इसलिए इंडिया के अंदर 2 महीने में इतनी सेल कर लेते हैं दुकानदार, जितने 10 महीने में नहीं कर पाते। तो त्योहार जो होते हैं वो सेविंग को बाहर निकालने का तरीका होता है, इन्वेस्ट मार्केट में लाने का तरीका होता है, यही शादियों का होता है। लेकिन ये गोल्ड में जब कन्वर्ट होता है ना, तो इससे कोई प्रोडक्टिव यूज नहीं होता। खास तौर पे जब लोग गोल्ड को
लॉकर्स में रखते हैं, अपने घरों में सजाए रखते हैं और गोल्ड इकट्ठा किए जाते हैं। तो इट्स लाइक कि आपने मार्केट से मनी गायब कर, ठीक है, आपने मनी उड़ा, आपने जो सेविंग्स थी उसका कोई प्रोडक्टिव यूज नहीं किया। तो हम ऊपर वाला पोर्शन चाहते हैं कि ये वी वांट दिस। इसीलिए आजकल गोल्ड मोनेटाइजेशन बॉन्ड आया। Nowadays there is a concept gold monetization bonds. इनको सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड के नाम से सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई इशू करता है। सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड these are issued by सेंट्रल गवर्नमेंट, या आप कह सकते हैं these are issued by आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल। अल्टीमेटली तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही इशू करती है, ठीक है। व्हाट सेंट्रल गवर्नमेंट डू, कहती है ओ मूर्ख भारतीय इंडियन, लुक एट हियर, आपको गोल्ड चाहिए ना, आई विल इशू गोल्ड बॉन्ड टू यू एंड यू गिव मनी टू मी। गवर्नमेंट गोल्ड बॉन्ड इशू करके पैसा उठा लेती है और उस पैसे को अपने पास स्टोर नहीं करती, उस पैसे को आगे इकोनॉमी में डाल, चैनलाइज कर देती है। इससे लोगों के घर में जो आइडल पैसा पड़ा था वो इकोनॉमी में आ, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये पैसा उठाया और उठा के इसको अपने पास नहीं रखा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको लोन के तौर पे बांट दिया, या सरकार को पैसों की जरूरत थी, सरकार ने वहां खर्च कर डाला इस पैसे, जिससे ये मार्केट में आया पैसा। अब गोल्ड बॉन्ड में जिस व्यक्ति ने गोल्ड बॉन्ड खरीदा उसको क्या मिला, गोल्ड बॉन्ड, ठीक है, गोल्ड नहीं मिला, गोल्ड बॉन्ड मिला इसको, ठीक है। इस गोल्ड बॉन्ड को ये कभी भी वो सेल कर सकता है, ही कैन सेल दिस गोल्ड बॉन्ड्स एट एनी पीरियड ऑफ टाइम। तो ये नियर लिक्विड हो गई, नियर कैश हो गई, हाईली लिक्विड एसेट हो गई, ठीक है। गोल्ड को वो बेचता नहीं, अच्छा इसका मैच्योरिटी पीरियड होता है, उस टाइम पे तो इसको बेचना ही बेचना पड़ेगा, और गवर्नमेंट इसके ऊपर 2.5% या कुछ और इंटरेस्ट भी देती है। यानी कि गोल्ड की वैल्यू जो बढ़ेगी वो तो तुम्हें मिलेगी मिलेगी। मान लीजिए आपने जिस टाइम गोल्ड लिया वो 40,000 का था, अब 50,000 का हो गया, तो मैच्योरिटी पर आपको 50,000 मिलेंगे, जबकि परचेज पे आपने 40,000 रुपए इन्वेस्ट किए, तो आपको 10,000 का तो ये फायदा हो गया कैपिटल गेन का, और इसके अलावा आपको 2.5% का इंटरेस्ट और मिलेगा इस 40,000। तो गवर्नमेंट आपको डबल बेनिफिट दे रही है, गोल्ड की वैल्यू बढ़ रही, उसका भी आपको दे रही है 10,000 रुपी, प्लस आपको इस 40,000 के ऊपर 2%, 1.5% जो भी गवर्नमेंट को सेविंग्स होती है उतना वो ब्याज भी देती है, क्योंकि गवर्नमेंट इस पैसे को क्या करती है, आगे ब्याज पे चढ़ाती है। गवर्नमेंट को ये जो पैसा मिला गवर्नमेंट इसको आगे ब्याज पे चढ़ाती है। गोल्ड की वैल्यू इतनी बढ़ती नहीं, गवर्नमेंट को ब्याज ज्यादा मिल जाता है, तो गवर्नमेंट को जो सेविंग होती है उससे वो 2%, 2.5% इंटरेस्ट और पे कर देती है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो पैसा भारतीयों के घर पे पड़ा था ये कहाँ गया पैसा, ये मार्केट में आ, गवर्नमेंट ने इसको इंडस्ट्रियल लोन के तौर पे बांट। गवर्नमेंट के पास बहुत सारी एजेंसी है जिनके थ्रू गवर्नमेंट ये सब करती है। गवर्नमेंट के पास बहुत सारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट मनी देती है और वे इंडस्ट्री को लोन देते हैं। कुल मिला के किसका पैसा किसके पास पहुंच गया, कुल मिला के हाउस होल्ड का आइडल मनी, खाली मनी प्रोड्यूसर्स के पास पहुंच गया। और इनको गोल्ड का वहम था कि गोल्ड के रेट पड़ेंगे, लो मैं गोल्ड की जो चाह थी वो भी। अच्छा मैं गोल्ड वास्तव में दिया या ई गोल्ड दिया, फिजिकल गोल्ड दिया हमने इस इन्वेस्टर को या ई गोल्ड? ई गोल्ड। वास्तव में तो गोल्ड दिया ही नहीं, तो हमने विदेशों से गोल्ड इंपोर्ट भी नहीं किया क्योंकि इंडिया में तो गोल्ड का प्रोडक्शन ना के बराबर है। अब इंपोर्ट नहीं किया तो हमारा इंपोर्ट का बिल नहीं बिगड़ा, डॉलर्स में हमारी पेमेंट नहीं गई, इससे रुपी वीक नहीं हुआ, ठीक है। बहुत सारे बेनिफिट गवर्नमेंट कमा, एक तो लोगों का पैसा घर से बाहर निकाल गई, ठीक है, वरना वो पैसा जो है, ठीक है, वो पैसा लोगों के घर में ही पड़ा रहता। इस पैसे को वो सुनार को दे देते गोल्ड स्मिथ को, गोल्ड स्मिथ क्या करता, उससे गोल्ड खरीदता, ठीक है। वो पैसा कोई प्रोडक्टिव यूज में नहीं आता। अब ये पैसा गोल्ड स्मिथ की बजाय किसको गया,
रिलायंस को गया, टाटा को गया, जो प्रोडक्शन कर रही है गुड्स और सर्विसेज का, उनको गया ये पैसा। तो बहुत जरूरी है कि जो ये लोग सेविंग करते हैं ना गोल्ड की फॉर्म में, इसको रोका जाए, क्योंकि इससे मनी ब्लॉक हो जाता है। या घर में जो पैसा गाड़े रखते हैं, दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव, बेंगलोर, ये शहरों के लोग ना घर में सुरंग रखते हैं, तहखाना रखते हैं, और ना उसमें बोरी के बोरी पैसे रखते हैं। हमारे भी रिश्तेदार है, मुझे पता है, ठीक है। तो वहां पे लोगों के पास पैसा बहुत है, पैसे को क्या करते हैं, घर में दबाए रखते हैं। अब वो पैसा जो है वो इकोनॉमी के अंदर से तो गायब हो गया, क्योंकि लोगों ने वेल्थ को स्टोर करने के लिए क्या किया, घर में सुरंग खोद ली और उसमें कट्टे के कट्टे नोट डालते गए, लेकिन वो मनी मार्केट से गायब हो गया, नहीं हो गया। इससे सर्कुलर फ्लो टूटेगा ना, सर्कुलर फ्लो को नुकसान पहुंचेगा। तो ये बहुत जरूरी है, पैसा बाहर नहीं। अब देखिए कमर्शियल बैंक कैसे क्रेडिट क्रिएशन करते हैं। अभी तो जस्ट मैं आपका माइंड मेकअप कर रहा था, स्टार्ट तो करवाया ही नहीं। चलिए जी, अब क्रेडिट क्रिएशन को देखते हैं। हाउ कमर्शियल बैंक परफॉर्म क्रेडिट क्रिएशन। ये कमर्शियल बैंक है, ये बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं। ये हेरा फेरी करते हैं, अच्छी वाली, बुरी वाली नहीं, अच्छी वाली। हेरा फेरी अच्छी भी हो सकती है, इधर का पैसा उधर, उधर का इधर, इधर का उधर, पैसा करते रहते हैं, पैसे को घुमा देते हैं। दे हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। ये मनी को एक जगह रुकने नहीं देते, घुमाते ही रहते हैं। पब्लिक के पास सेविंग्स है, उसको वो दबाए बैठी है। अरे पड़े पड़े नोट डबल थोड़ी हो जाएंगे, ला मुझे दे दे। पड़े पड़े नोट डबल तो होंगे नहीं, ला मुझे दे दे, मुझे दे दे। पैसे ले लिए, ब्याज भी दूंगा तेरे को, डिपॉजिट्स करवाओ, इंटरेस्ट ले जाओ, डिपॉजिट्स करवाओ, इंटरेस्ट ले जाओ। कोई टर्म डिपॉजिट करा जाएगा, कोई डिमांड डिपॉजिट करा जाएगा, और हम बदले में इंटरेस्ट देंगे। अब कमर्शियल बैंक आगे क्या करेंगे, इसको लोन के तौर पे बांट, कहते हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट तेरे को लोन चाहिए। भारत में इकोनॉमी डाउन क्यों थी स्टार्टिंग में जब हम आजाद हुए थे, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में कैपिटल नहीं थी। कैपिटल का मतलब लोगों के पास बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक मिनिमम कैपिटल जो चाहिए वो भी नहीं हुआ करती थी। बैंक्स के पास लोन देने के लिए पैसा नहीं हुआ करता था। आज हम बहुत अच्छी सिचुएशन में है कि हमारे पास खुद के पास भी अच्छी खासी कैपिटल है, हम शेयर इशू करके भी अच्छी कैपिटल जुटा लेते हैं, और बैंक से लोन भी आसानी से मिल जाता है। जितना लोन आसानी से मिलता है उतना ही इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में बढ़ता है। इसे हैवी प्लांट एंड मशीनरी खरीदे जाएंगी, इसे रॉ मटेरियल खरीदा जाएगा, कैपिटल गुड्स खरीदे जाएंगे, और अन्य प्रोड्यूसर गुड्स खरीदे जाएंगे। लेबर को कंपनसेशन देंगे, बिल्डिंग किराए पे लेंगे, मैनेजर अपॉइंट करेंगे, उनको शेयर ऑफ प्रॉफिट देंगे, शेयर होल्डर्स कंपनी में लेके आएंगे, उनको प्रॉफिट का शेयर देंगे। अब ये जो पैसा लोगों का रुका हुआ था, ये बैंक्स ने यहां चैनलाइज करवा दिया। अब ये जो बैंक्स ने पैसा यहां से यहां मूव करवा दिया, अब ये इंडस्ट्रीज इस पैसे को यूज करेंगे। इंडस्ट्रीज जो है इस पैसे से क्या करेंगे, प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, और ये प्रोडक्शन करने में उनकी हेल्प की हाउस होल्ड ने। तो हाउस होल्ड को क्या पे करेंगे, फैक्टर इनकम पे करेंगे हाउस होल्ड को। हाउस होल्ड आर वेरी हैप्पी, दे अर्न द
फैक्टर इनकम भी अब इसे कंजम्पशन पे खर्च करेंगे, जितना होगा कंजम्पशन ज्यादा उतना ही प्रोड्यूसर की इनकम बढ़ेगी, उतना ही प्रोडक्शन ज्यादा, जितना प्रोडक्शन ज्यादा होगा उतना ही फैक्ट्री इनकम बढ़ेगी, जितनी फैक्ट्री इनकम ज्यादा उतना ही कंजम्पशन बढ़ेगा, उतना ही प्रोडक्शन, उतना ही फैक्ट्री इनकम, उतना कंजम्पशन, उतना प्रोडक्शन। दिस इज द सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी। अब इसमें गड़बड़ कहां से होती है, बीच में ना लीकेज आ जाता है। सारी इनकम हम कंजम्पशन पे नहीं लगाते, कुछ क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, जिससे कि जितना पैसा हाउस होल्ड के पास आया उन्होंने मार्केट में उतना रिलीज किया या घर में सुरंग पहुंच गई। समझ पा रहे हो मेरी बात को? जितना पैसा इनके पास आया ये सारा कंजम्पशन पे लगाते तो नहीं है ना, ये सुरंग खोद के बैठ जाते हैं कट्टे के कट्टे लेके। ये दिल्ली वालों ने ज्यादा मचा रखा है बुरा हाल, ठीक है। ये अपने घर की सुरंग में दाबे जाते हैं, दबाए जाते हैं, तभी तो डिमोनेटाइजेशन करना पड़ता है ऐसे देश में। चलो, तो अब ये क्या हुआ, ये कंजम्पशन जो है पूरा हुआ नहीं, तो आगे प्रोडक्शन भी कम होगा, आगे फैक्टर इनकम कम आएगी। तो ये जो लीकेज हो गई बीच में कि सारी इनकम कंजम्पशन में कन्वर्ट नहीं हो पाई, इसको रोकना है तो लोगों की जो सेविंग है वो घर में पड़ी रहे या उसको मार्केट में ले आया जाए। हम सेव करने से मना नहीं कर रहे लोगों को, लेकिन उनकी सेविंग घर में पड़ी रहे या मार्केट में आ जाए। मार्केट में आओ, शेयर खरीद लो यार, तुम जरूरी थोड़ी बैंक को पैसा देना, शेयर खरीद लो, डायरेक्ट कंपनी के शेयर खरीद लो, तुम बैंक को पैसा डिपॉजिट करा दो, कैसे वो पैसा मार्केट में दोबारा आ जाना चाहिए, जो तुमने मार्केट से कमाया वो मार्केट में दोबारा आ जाना चाहिए। उससे वो सर्कुलर फ्लो रुकेगा नहीं, उससे इकोनॉमी रुकेगी नहीं, उससे इकोनॉमी में मंदी नहीं आए। दैट्स द बेसिक पर्पज। तो कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, कमर्शियल बैंक वो लोगों की जो सेविंग है ना उसको घर से बाहर निकलवाते हैं। क्या प्रधानमंत्री जनधन योजना ने भी इसमें हेल्प की? हाँ, इससे बैंक्स के पास ज्यादा तो नहीं लेकिन 50,000 करोड़, 60,000 करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए आए, जो उन्होंने इंडस्ट्रीज को लोन के तौर पे बांटा, और उससे इकोनॉमी को बूस्टअप मिला, क्योंकि लोगों के घर में वो पैसा जो पड़ा था उसका कोई यूज नहीं हो रहा था, वो पैसा आइडल पड़ा, क्योंकि वो पैसा उन्होंने कंजम्पशन के लिए रख रखा था या सेविंग के लिए रख रखा? सेविंग्स के लिए। सेविंग के लिए रख रखा था, तो कंजम्पशन तो करना नहीं, खर्चना तो है नहीं उस पैसे को। जब खर्चना ही नहीं तो लोगों के हाथ में वो पैसा पड़ा होने का फायदा क्या है? ठीक है, खर्चे तब तो उनके हाथ में कैश इन हैंड काम था, खर्चे ही ना तो वो कैश इन हैंड किस काम का? ठीक है, तो वो कैश इन हैंड हमने जो खर्चना ही नहीं है वो हमने इंडस्ट्रीज को दिलवा दिया। इंडस्ट्रीज ने उस पैसे को दबा लिया या उन्होंने खर्चा? उन्होंने उससे हैवी प्लांट और मशीनरी खरीदी, रॉ मटेरियल खरीदा, लेबर को कंपनसेशन दिया, रेंट दिया, इससे फैक्ट्री इनकम जनरेट हुई, यस और नो? यस सर। और घर पे पड़ा होता तो उससे फैक्ट्री इनकम जनरेट होती क्या? नो सर। नो सर। ठीक है, तो दिस इज द क्रेडिट क्रिएशन। अब इसका मेथोडोलॉजी देखते हैं, हाउ दिस इज डन। देखिए बेटा, हमने जब M1 कंसेप्ट किया था तो हमने कहा था मनी सप्लाई होता है कैश इन हैंड विद पीपल, डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पीपल विद द कमर्शियल बैंक, प्लस आरबीआई के पास डिपॉजिट पड़ा है जो फॉरेन बैंक का, फॉरेन गवर्नमेंट का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, और हमारे देश की पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का। ठीक है, अब डिमांड डिपॉजिट जो होता है उसको हमने मनी सप्लाई ही मान। M4 में हमने क्या किया, M4 में हमने C प्लस टोटल डिपॉजिट ले ली, यानी कि वहां पर हमने सिर्फ डिमांड डिपॉजिट लिए या टर्म डिपॉजिट भी ले ली।
M4 में टर्म टर्म डिपॉजिट्स भी। डिपॉजिट्स भी ले ली। कमर्शियल बैंक के साथ साथ पोस्ट ऑफिस वाले टर्म डिपॉजिट भी ले। ठीक है, इसको हमने नैरो मनी बोला, इसको हमने ब्रॉड मनी बोला, और आज के टाइम में एप्लीकेबल तो यही है। यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस है टोटल डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट में टर्म डिपॉजिट्स का। और आपको भी अच्छे से पता है कि टर्म डिपॉजिट हमें लेने चाहिए। ठीक है, यही सच्चाई है, इसी को ब्रॉड कंसेप्ट ऑफ मनी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि जो बैंक्स के पास टर्म डिपॉजिट आता है, क्या वो उसको लोन के तौर पे बांट सकते हैं? नहीं बांट सकते। बांटते हैं। बांट सकते हैं ना। ठीक है, लेकिन चलो अभी हम फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी जो हमें M1 कंसेप्ट करनी है उसी के बेसिस पे करेंगे, क्योंकि तुम्हारे बुक में यही दिया आपको। लेना तो दोनों चाहिए, लेकिन मैं दोनों नहीं लूंगा, क्योंकि हमारे बुक में मनी वाले चैप्टर में कौन सा कंसेप्ट हमें करना है? M1। तो इसलिए मैं डिमांड डिपॉजिट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सारी बातें करूँ, लेकिन मॉडर्न कंसेप्ट ये कि टोटल डिपॉजिट लेना चाहिए। ठीक, अभी हम देखते हैं कि कमर्शियल बैंक के पास क्या हो। कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिटर आ, डिपॉजिटर आया, डिपॉजिटर आया, क्या लाया? डिपॉजिटर्स क्या लाए? बताओ बच्चों, दीवारों से बात नहीं कर रहा मैं। सब मनी। मनी लाए। क्या बोल लूं उसको? डिपॉजिट बोल दूं? डिपॉजिटर डिपॉजिट लाए। इसको प्राइमरी डिपॉजिट बोलो। ठीक है, ये जो डिपॉजिटर मनी लेके आ रहा है कमर्शियल बैंक में डिपॉजिट कराने के लिए, इसका नाम रख दिया मैंने प्राइमरी डिपॉजिट। प्राइमरी डिपॉजिट बैंक में आए, बैंक इस पैसे का अचार डालेगा, या फिर इसके पापड़ बनाए, या फिर इसका जैम बना के छोड़ देगा फ्रिज में, क्या करेगा? हाय रब्बा बताओ क्या करेगा ये? अरे बताओ। प्रोवाइड करेगा। लोन प्रोवाइड। लोन, डिपॉजिट आया और हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है एज अ लोन। लोन हम कंज्यूमर्स को भी दे सकते हैं और प्रोड्यूसर्स को भी दे सकते हैं। किसी को दे दो, जिसको भी देंगे वो खर्चा ही करेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। या तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो जाएगा या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो जाएगा। जो लोन लेगा वो खर्चेगा ही, सजा के तो रखेगा पैसे को। लोन लेगा तो फ्री में मिलेगा, ब्याज लगेगा, इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट लगेगा। तो इंटरेस्ट पे करेंगे तो उस पैसे को सजा के तो रखेंगे नहीं, हम उसको फिर यूज करेंगे जिस पर्पज के लिए लिया है। चलो, तो या तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ाएगा ये, या प्रोडक्शन बढ़ाए, या तो होम लोन बढ़ जाएगा, या कार लोन बढ़ जाएगा, या इंडस्ट्रियल लोन बढ़ जाएगा। बीच में कौन आ जाता है? बीच में ये मौसी आ जाता है। मौसी कौन है यहाँ पर? कहती है कुछ पैसा हमको दो पहले लोन बांटने से। कौन है मौसी का नाम बताओ? सर RBI। RBI आ जाता है, कहता है कि ये ऐसे पैसा नहीं बांट सकते तुम। फर्स्ट डिपॉजिट मनी इन अ डेफिनेट रेशियो विद मी, क्या कहलाता है वो रेशियो? CRR। कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो में कुछ पैसा ये लेगा, कहता है सारा नहीं बांटना, थप्पड़ मारा एक, कहता है थोड़ा खुद के पास भी रख, SLR। अच्छा, ये तो हो गया लीगल रिजर्व जो आपको मेंटेन करना है। कुछ तो सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट कराना है, कुछ खुद के पास लिक्विडिटी रख। अच्छा, इसके अलावा CRR जैसे हमारे यहाँ 4 है, SLR फॉर एग्जाम्पल 19 है। इसके अलावा ना कमर्शियल बैंक खुद को भी डर लगता है
कि कहीं डिपॉजिटर पैसे मांगने आ गए एकदम से सारे, तो कहीं मैं दे ना पाऊं, बेइज्जती हो जाए मेरी मार्केट में, तमाशा खड़ा हो, मेरे शेयर का प्राइस गिर जाएगा। सभी बैंक लिस्टेड होते हैं ना, तो बैंक्स के शेयर का रेट गिर जाएगा, शेयर होल्डर जनरल मीटिंग में डायरेक्टर्स को हटा देंगे, तो डायरेक्टर को भी डर लगता है। तो ये ना अपने पास कुछ पैसा एक्स्ट्रा रखते हैं, जितना इनको ये स्टैट्यूटरीली रखना जरूरी है ना, इसके अलावा भी कुछ पैसा अपने पास एक्स्ट्रा रखते हैं। जो एक्सेस रिजर्व रखते हैं कैश का अपने पास बियॉन्ड द स्टैट्यूटरी रिजर्व, उसको क्या बोलते हैं? वोल्ट कैश। वॉल्ट कैश। कुछ ये वॉल्ट कैश रख लेते हैं। हर बैंक की अपनी अपनी पॉलिसी है कि वो वॉल्ट कैश कितना रखता है। ये एक्सेस होता है। एक्सेस का मतलब ये बियॉन्ड द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है। मान लीजिए हमारी आदत है कि हम लगभग 12% रखते हैं, तो लोन बांटने के लिए पैसा कितना बचा कट कटा के साथ? बोलो। इतनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं है। 65%। 65%। 65% इनके पास पैसा है लोन बांटने के लिए, ठीक है। इससे इन्होंने लोन बांट, दे डिड इट, इन्होंने लोन बांट। अभी जो लोन बांटा वो किसी के पास गया कंजम्पशन के लिए, किसी के पास गया प्रोडक्शन के लिए। उसने खर्चा किया, खर्चा किया तो वो किसी की इनकम बना। आपने खर्चा किया तो किसी ना किसी की इनकम बनेगा। इनकम बनेगा तो वो या तो कंज्यूम करेगा उस पैसे को, जो भी आपकी इनकम आएगी, या सेव करेगा। सेव करेगा तो वो बैंक में जमा कराएगा। जिन देश के लोगों की बैंकिंग हैबिट अच्छी होती है, अब शहरों के लोगों की तो बैंकिंग हैबिट अच्छी होती है, जो भी बचता है शाम को सारा बैंक में जमा करा देते हैं। इवन मैं भी, मेरी एकेडमी में जो भी पैसा आता है, बैंक दो साथ में ही है, या इसमें करा देता हूँ या उसमें करा देता हूँ, ठीक है। शाम को जितनी जरूरत होती है पैसे, 5,000 3,000 वो अपनी पॉकेट में रख लेता हूँ। बाकी दिन में जो भी लाख रुपए फीस आई थोड़ी कैरी करूंगा। तो ये पैसा बैंक में वापिस नहीं चला गया। जो पैसा बैंक से यहाँ से आया बैंक में, बैंक ने दिया लोन, लोन वाला